पार्ट 15 शुरू होता है कि ये लोग जहाँ वो जिस मंदिर की बात हो रही थी जहाँ पे मेला लगता था वहां पे ये लोग सब जा रहे हैं। तो छोटा पहलवान जो लंगर का बेटा था वो बोलता है हमें दर्शन वर्शन तो करना नहीं है, हम तो बस लाल लंगोटे वाले मतलब कि बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हीं के गुलाम हैं और बाकी देवी देवता को हम कुछ नहीं समझते। बहस इस पर हो रही थी कि पहले मंदिर में देवी का दर्शन कर लिया जाए। छोटे की इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। सभी जानते थे कि उन्हें समझाने का सिर्फ एक तरीका है, वह कि उन्हें जमीन पर पटक कर और छाती पर चढ़कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। मतलब अगर छोटे पहलवान को किसी को समझाने की होती थी तो वो भी वो शारीरिक ताकत से मतलब कि फिजिकली वो समझता था कि जो उस पर चढ़ करके अगर कुछ कर सकता है या उसकी हड्डी पतली मतलब कि उसे मार मार कर उसकी हड्डी तोड़ दे तो ही वो अपने से उसे बलवान समझता था। उधर छोटे का बस ये टारगेट था कि वो नास्तिक नहीं है, इसीलिए बस वो खड़े होकर के दर्शन करने के नाम से वहां पे आ गया। उसने बोला कि बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा की लगा दे। मतलब वो बस किसी भी काम को करने से पहले बजरंग बली का नाम लेकर के बोलता था, बजरंग बली मेरे अंदर ताकत दे देना। मिठाई की दुकान की ओर इशारा करके उसने कहा कि चलो तब तक थोड़ी देर उस पेट में डाल लेता हूँ मतलब मिठाई। फिर अपने आप से बोले सवेरे से मुंह बांधे घूम रहे हैं, मतलब सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट भी अब फटा जा रहा है। रंगनाथ को यही बताया गया था कि मंदिर जो है सतयुग का बना हुआ है, मतलब बहुत पुरानी मंदिर है। वह शुरू से ही किसी शिलाखंड पर ब्राह्मी अक्षर पढ़ने की कल्पना करता और वहां पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसा हम जानते थे कि रंगनाथ रिसर्च कर रहा था। और पर मंदिर को दूर से देखते ही उसे विश्वास हो गया था कि अपने देशवासी समय के बारे में सिर्फ दो सही सब जानते हैं, वह है अनादि और अनंत। मतलब उन्होंने जो कहा कि ये सतयुग का मतलब काफी पुराना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बस हम लोग मतलब हमारे यहाँ के देशवासी जो भी हैं, हम इंडियंस जो भी हैं, बस किसी भी चीज को बहुत पुरानी बस बता देते हैं, अगर थोड़ी सी भी पुरानी देखने में भी लगी तो उसके पीछे की हिस्ट्री जानने की कोशिश कोई नहीं करता। इसके सिवाय वे लगभग लगभग 75 वर्ष पुराने मंदिर को आसानी से गुप्त काल या मौर्य काल में धकेल सकते हैं। मतलब अगर हम जैसे कि हिस्ट्री में जब मुगल एम्पायर या गुप्त काल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस वक्त के जाने बिना ही कि सचमुच उस टाइम का ये मंदिर है या नहीं है, अगर 75 साल मतलब कि 75 ईयर्स पहले का भी अगर बिल्डिंग है तो उसको भी ये लोग उसी एम्पायर के टाइम में ढकेल देते थे। मंदिर के ऊपर बने हुए बेलबूटों के बीच लिखा था बनवाया मंडप महिषासुर मर्दिनी का मुसम्बे इकबाल बहादुर सिंह वल नरेंद्र बहादुर सिंह तख्त बीखापुर ने मिति कार्तिक बदी। मतलब कि जैसे होता है ना, कहीं कहीं हम लोग मंदिर पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें इनका कंट्रीब्यूशन ये है, इनका कंट्रीब्यूशन ये है। तो ये जो नाम था यहाँ पे उनका लिखा गया था कि इन्होंने ही इसमें संवत 1950 में ही महिषासुरमर्दिनी का ये मंदिर बनवाया था। इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व हवा में उड़ गया। मतलब वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट का था, नॉट जूलॉजी, इट्स जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह ना समझना चाहिए कि भीखापुर का तख्त सितारा या पूना रियासत का तख्त था। बहुत सारे जमींदार वहां पे टूटे फूटे घरों में भी रहते थे, पुराने घरों को दिखाते थे कि ये हमारे यहाँ न जाने कितने वर्षों का घर है, ऐसा। हाँ, मंदिर की इमारत भी जो थी ना सिर्फ देखने में किसी खंडहर जैसी लग रही थी और उसमें सिर्फ एक दरवाजा था। अंदर की दीवारों पर चारों वार्डरोब जैसे बना दिए गए थे, उन्हीं में से अनेक प्रकार के देवताओं के रहने। जैसे वार्डरोब होता है ना, तो हम लोग तो वार्डरोब उसमें कबर्ड वगैरह लगा देते वाले, कहने का मतलब वहां पे बस शेल्फ जैसा एक मतलब कई कई जगह पे बना हुआ था जो ओपन था। उसमें बहुत सारे तरह तरह के देवी देवताओं की स्टैचू थी। दरवाजे में घुसते ही सामने के वार्डरोब में जो मूर्तियां दिखती थी उन्हीं में देवी की मुख्य प्रतिमा सी थी। वह सचमुच ही एक प्राचीन मूर्ति थी। मतलब वो मूर्ति सच में देखने में लग रही थी काफी पुरानी है। जोगनाथ मंदिर में घुसते ही बड़ी फुर्ती से साष्टांग ले गया, जैसे लड़ाई के मैदान में धमाके की आवाज सुनते ही सिपाही लेट जाते हैं। जोगनाथ जो था मंदिर में घुसते ही साष्टांग मतलब कि पूरा पैर हाथ जैसे करके पूरा लेटना जिसे कहते हैं उल्टा होकर के वैसे प्रणाम किया और फिर पंजों के बल बैठकर उसने बड़ी भावुकता से एक भजन सुनाना शुरू किया, जिसके बोल तो समझ में नहीं है पर यह समझ में आ गया कि वह रो नहीं रहा है।
गा रहा है। जोगनाथ की भावुकता न गांजे की चिलम से पैदा हुई थी, न शराब के चुकर से। उसके पीछे सिर्फ पुलिस का डर था। मतलब वो जोगनाथ भगवान के पास जो भजन गा रहा था उससे था कि मुझे पुलिस से बचा लो, और कुछ नहीं। जो भी इतनी साफ थी कि दो चार लोग अपना भजन भूलकर सिर्फ उसका भजन सुनने लगे। मतलब जो दो चार लोग और भी भजन भाव कर रहे थे वो सब अपना भजन भूल गए और जोगनाथ का भजन ही गाने लगे। शनिवार को ही, शनिचर को भी प्रधान बनना था, वह भी मंदिर के बीचों बीच घुटने मोड़कर उसी तरह बैठ गया जगदम्बिके जगदम्बिके का नारा लगाने लगे, क्योंकि वो देवी का मंदिर था। मंदिर में मेले की जबरदस्त भीड़ थी और कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। पर वो गंजा ही कैसा जो कहीं भी पहुंचने पर अपनी इमेज ना बना। लोग शनिचर से कुछ हटकर खड़े हो गए। उधर रूपन बाबू ने आंखें मूंद ली और ऐसा लगा जैसे कोई वरदान मांग रहे। उसके बाद वहां से वो मेला देखने की शुरुआत कर देते हैं। उनके पास एक लड़की किसी मूर्ति के आगे झुकी हुई कुछ बुदबुदा रही थी, जस्ट लाइक विस्परिंग, जिससे कि मतलब कुछ विश मांग रही हो। रूपन बाबू ने मान लिया कि असली मेला तो यही है। रंगनाथ हाथ जोड़कर सीधे मेन स्टैचू के पास पहुंच गया। उसने उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। प्राचीन मूर्ति कला के बारे में जो भी उसने कुछ पढ़ा था, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा अगर यही देवी की मूर्ति है तो अब तक जो उसने मूर्ति खजुराहो में, भुवनेश्वर में, एलोरा के कैलाश मंदिर में देखी थी वो सब क्या थी। क्योंकि खजुराहो की मूर्ति के बारे में, एलोरा की गुफाओं के बारे में क्या है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, हम लोग यही जानते हैं। रंगनाथ को इस मूर्ति के बारे में ऐसा ही कुछ बताया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बार आंख मूंद कर उसने ताकत से अपना सब पढ़ा हुआ भूल जाने की कोशिश की। मन ही मन वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी भक्ति पर तर्क का हमला हो रहा है, बचाओ। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि उसकी भक्ति गायब हो गई है और इतिहास की तोता रटन पढ़ाई उसे झकझोर रही है। बात यह थी कि इस मूर्ति की बनावट, मतलब स्ट्रक्चर, कुछ अलग ढंग की थी। उसके सिर पर सिपाहियों का सा सिस्त्रान था, मतलब कि जैसे सिपाही वो हैट पहनते हैं ना, उस तरह का कुछ बना हुआ था। गर्दन के नीचे चौड़ा और सपाट सीना था, मतलब कि चेस्ट। सीने के नीचे का हिस्सा गायब था। जो लोग भक्ति की निगाह से नहीं बल्कि अंग्रेजी इतिहास लेखकों की किताबों के सहारे इस मंदिर में, और उसी को देख करके ये लोग बस बोलते थे कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है, 12वीं सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी। अपने यहाँ की मूर्ति कला पर और चाहे कुछ भी हो जाए उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इंडिया है। हम्म, तब तक ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब रंगनाथ ने सोचा कि कुछ पुजारी से कुछ इंक्वायरी की जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए। रंगनाथ ने पुजारी से कहा, यह किस देवता की मूर्ति है। पुजारी बहुत बिजी था। गुस्से में चिल्ला करके बोला, कुछ जेब में से निकाल कर पहले पूजन चढ़ाओ, मतलब कि कुछ दक्षिणा दो, तब आप जान जाओगे कि कौन देवता है। रंगनाथ ने मतलब बहुत क्यूरियस था जानने के लिए, आगे बढ़कर मूर्ति का गला छुआ। देख, पुजारी ने उसे शंका के साथ देखा, फिर पढ़े लिखे आदमी की तरह कहा, मूर्ति को छूने की सख्त मुमानियत है, मतलब कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लड़की दर्शन करके बाहर चली गई थी। रुपन बाबू के समझ में आया कि मेला खत्म हो गया। उन्होंने रंगनाथ का हाथ खींच कर कहा, दर्शन तो हो गया, अब चलो चला जाए। अब रंगनाथ के सिर पर चढ़कर बोला, दर्शन क्या होंगे, यह देवी की मूर्ति ही नहीं है। सुनते ही तीनों गंजे रंगनाथ के पास आ गए। दो चार लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे और सब ऐसा लग रहा था जैसे रंगनाथ म्यूजियम में से निकल कर के आया है। लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। रंगनाथ ने कहा कि यह किसी देवी की मूर्ति नहीं है, यह किसी सिपाही की मूर्ति। और यह देखो, यह है शेषप्राण, और यह देखो, यह है पीछे की तरफ से निकला हुआ तरकस, और यह देखो बिल्कुल सब। मतलब उसने उस मूर्ति को जो छू करके देखा था उसका पूरा एक्सपीरियंस इन लोगों को बता दिया कि इसके ऊपर देखो सिपाहियों जैसी हैट है, पीछे वो जो मतलब कि राइफल वाली जो होता है ना, जो टांग करके चलते हैं पीछे से, तो उसका भी शेप वाला कुछ बना हुआ था। रंगनाथ सिपाही के वीरतापूर्ण जैसे ही वो बोलने जाया था, पुजारी जो है उछल कर उसे धक्का दे दिया और बिना किसी प्रयास के तीर की तरह भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे के पास जाकर अटक गया। उसने जानबूझकर पुजारी को, सॉरी, रंगनाथ को धक्का दिया था।
उधर पुजारी पूजा कराने पैसे बटोरने के कारोबार को रोककर पूरी मतलब ईमानदारी से रंगनाथ को गालियां देने लगा। उसका मुंह छोटा था पर बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को लांघती हुई बहुत टूटी फूटी हालत में बाहर आकर गिरने लगी। थोड़ी देर में मंदिर के अंदर गालियां ही गालियां हो गई, क्योंकि भक्तों ने भी पुजारी की ओर से गालियों का मतलब पुजारी जो गाली देना शुरू किया रंगनाथ को, बाकी सारे जो भक्तगण थे वहां पे मंदिर में वो सब भी रंगनाथ को गलत समझने लगे, सब गाली देना शुरू कर दिया। अब बाकी गंजे मतलब कि शिवपालगंज वाले जितने भी लोग थे सब शॉक्ड होकर के मंदिर के बाहर आ गए। पुजारी दरवाजे पर आकर चीखने लगा कि मैं तो इसे सूरत देखकर ही पहचान गया था, ईसाई है, मतलब कि क्रिश्चियन है। इन विलायतियों की मतलब कि पहले के टाइम में क्रिश्चियन को लोग समझते थे कि सब बाहर वाले हैं, मतलब अदर कंट्री के। जरा सी गिटपिट सीख ली और कहने लगा ये देवी ही नहीं है, 4 दिन बाद कहना कि हमारे बाप नहीं है। मतलब रंगनाथ को खरी खोटी सुनाने लगे। सनीचर और जोगनाथ पूरी घटना अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर भी वे सब भी शोर मचाने लगे। तब तक रूपन बाबू में थोड़ी सी बुद्धि लौट आई। उन्होंने रंगनाथ का हाथ पकड़ कर कहा, चलो दादा। फिर पुजारी की ओर देखकर ऊंची पर ठंडी आवाज में कहने, देखो महाराज, मेले ठेले के दिन ज्यादा दम न लगाया करो, तुम्हारी उम्र भी ढलने लगी है, गांजा दिमाग पर चढ़ जाता। मतलब रूपन ने पुजारी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने का कोशिश किया। पुजारी ने कहा, मुंह खोला ही था कि उन्होंने फिर कहा, बस बस, बहुत ज्यादा पैतरा मत दिखाओ, हम लोग शिवपालगंज के हैं, गंजे हैं, जवान को अपने मुंह के अंदर ही रखो। कुछ दूर चलने पर रंगनाथ ने कहा, गलती मेरी ही थी, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था। रुपन बाबू बोले, बात तो ठीक ही है पर कसूर तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई का। मतलब कि उनको लगता था कि रंगनाथ ने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर लिया। सनीचर ने भी कहा, पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है, क्यों ना जोगनाथ? जोगनाथ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तब तक भीड़ के रेले में घुसकर नौजवान लड़कियों को धक्का देने में बिजी हो गया था और उसको लग रहा था कि यही काम उसके लिए काफी अच्छी। सनीचर भी अब मेले वाली चाल पर आ गया था और वह मिठाई की तरफ जा रहा था, जिधर छोटे पहलवान बैठे हुए मिठाई खा रहे। रंगनाथ बहुत गुस्सा हो रहा था। एक बार जब सनीचर का हाथ इधर उधर जा रहा था तो वो पकड़ करके उसे खींच लेता था, क्यों भीड़ में जा रहे हो? सनीचर ने आंखें फैलाकर कहा, अरे मेले में ऐसा ही होता है, ठीक है। अ, हम्म हम्म प्लानिंग कमीशन वाले सर रंगनाथ ने कुछ कहा, ठीक है। तब सनीचर कहता है कि अब मैं भी प्रधान बन करके इस इंग्लिश वर्ड का यूज जरूर करूंगा, और दिन भर में 3 बार। मिठाई और चाट की दुकानों के आगे काफी भीड़ थी, जैसा कि मेले में होता है, लोग जाते हैं तो चाट जरूर खाते हैं। और जैसा कि होता है गांव के मेले में, मावे की जगह चावल का आटा चीनी मिला करके भी मिठाई तैयार की जाती है और लोग उसे वही खरीदते हैं और मजे से खाते हैं। एक दुकान के किनारे छोटा पहलवान दिखाई दिया, जो थोड़ी भीड़ से हट करके बाहर बैठा था और एक दोने में मतलब वो पेपर प्लेट जो होता है उसमें आलू का टुकड़ा था, उसको उठा उठा के खा रहा था। सनीचर जोगनाथ रूपन बाबू से अलग होकर छोटे के पास पहुंच गया। सनीचर ने कहा, गुरु हुकुम हो तो एक आध बर्फी भी खा लूं? छोटे सनीचर को देखकर स्माइल किया, बोले, अच्छा खा ले, जोगनाथ को भी खिला दे। रंगनाथ का मन धूल मक्खी की तरह जो मतलब कि धूल और मक्खी उस मिठाई के ऊपर चाट के ऊपर उड़ रहे थे, उसे देखकर बोला, मतलब उसका मन तो उखड़ गया था। वो रूपन से बोला, तुम खाओगे कुछ क्या? उन्होंने कहा, मुझे खाकर क्या करना है? अ, कुछ ही दूरी पर उन्हें सिंह साहब दिखाई दी, जो उन्हें रास्ते में पहले साइकिल पर मिल चुके थे। जो हम लोगों ने एक बार बात की थी ना कि जब ये लोग वहां से चले थे तो रास्ते पर हाफ पैंट पहने हुए सिंह साहब मिले थे, जो इंस्पेक्टर ही नहीं पुलिस के हाकिमों को भी रुतबा मतलब कि उन एक्चुअली वो रिटायर हो गए थे लेकिन रिटायर उन्हें दिया नहीं जा रहा था। रूपन ने कहा, जब तक ये भूखमरी मिठाई पर जुटे हैं तब तक चलो हम इस खरुस का हालचाल ले लेते हैं, मतलब सिंह साहब खरुस से। रूपन बाबू सिंह साहब के पास आकर खड़े हो गए। सिंह साहब के चेहरे पर 4-5 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी मूछें थी, होठों के कोनों से तंबाकू पीक टपकने ही वाली थी। इस सब के बावजूद सिर्फ 16 हैट के कारण वे काफी चुस्त दिखे थे। मतलब वो जो हैट होता है ना,
राउंड शेप वाला, वो पहन करके वो घूमते थे। रुपन बाबू ने कहा, कहिए रिंग सिंह साहब क्या रंग है? उन्होंने बोला रंग बदरंग है भाई, 10-10 चालान काटने पड़े। अब तो रुपन बाबू इस उम्र में हम इसी के हो गए, गवाही के लिए भी इधर उधर भागते भागते मेरी हालत खराब हो जाती है। रुपन बाबू ने भीड़ के शोरगुल को अपनी आवाज से दबाए रखा और बोला, अरे चालान में क्या है सिंह साहब, 10-5 रुपए लेकर के बात खत्म कर दीजिए। सिंह साहब ने भी उसी तरह आवाज को ऊंचा करके कहा, कौन है साला 10-5 रुपए देने वाला? अभी तक तो 2-2 रुपए के चालान ही मैं काटते आया हूँ, वो भी कोई नहीं देना चाहता। रुपन बाबू ने कहा, अरे बड़े जाहिल है सर। एक मोटा तगड़ा आदमी उन्हीं के सामने खड़ा था, देखने में काफी राउडी टाइप लग रहा था, लेकिन जब बोला तो लगा कि कोई भारी भरकम तरबूज सड़ गया है। पिनपिनाती आवाज में कहने लगा, रोहपुर वाले हैं बाबू साहब, इतनी देर से इंस्पेक्टर साहब की खुशाबंद में खड़े हैं, पर ये 10 रुपये भी खोचे के रेट से ही नहीं उतर रहे। मतलब कि ये सब जो लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ खुशामद कराना चाहते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा बटरे, पैसे की तो बात अलग ही है। रुपन बाबू ने कहा, मान जाइए सिंह साहब, 2 रुपए के रेट से भी 20 रुपया हो जाएगा, क्या बुरा है? कौन गेहूं बेचा है आपने? वहां से गला फाड़ कर सिंह साहब बोले, देखो 2 रुपए, इतनी बेइज्जती ना कराइए रुपन बाबू, 2 रुपए में क्या रखा है आज के जमाने में। मोटा आदमी बोलने लगा, अब बाबू साहब जरा हमारी हैसियत तो देखिए, साल भर बाद तो यहाँ खोचा लगाया। मतलब खोचा लगाने का मतलब जैसे छोटा छोटा दुकान नहीं लगा था, जैसे ये पानी पूरी सब बेचते चलते हैं, 10 रुपया इधर चला गया तो बचेगा। मतलब इतने छोटे छोटे हम लोग ये दुकान लगाने वाला है, और इसमें से भी अगर 10 रुपया हमें इस पुलिस के चालान के लिए देना पड़े तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा इसमें? बात तो मजाक से शुरू हुई थी, पर रुपन बाबू को अब उन लोगों की तरफदारी करने में मजा आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक तो कहता है, फिर बचेगा क्या? अब मान जाइए सिंह साहब, 2.5 रुपए पर बात फिक्स कीजिए, मतलब 2.5 रुपीज लीजिए और फिक्स कीजिए, ना आपकी रहेगी ना उनकी। कहकर वो उस मीठे आदमी, मोटे आदमी से बोले, जाओ 25 रुपए इसी वक्त सिंह साहब के हवाले करो, कुछ मिठाई विठाई। भागते हुए आदमी को सिंह साहब ने पुकार कर, ये देखो मिठाई विठाई मत लाना, रिंडी के तेल में बने हुए हैं, महुए के तेल में क्या पता, मतलब किस तेल में इन लोगों ने बना के रखा है, ये भी इस मिठाई का पता नहीं, मुझे तो अजीब सी स्मेल आती है, मुझे नहीं चाहिए। रूपन बाबू और नजदीक आ गए। उन्होंने पूछा, कोठी के क्या हाल है? वे बड़े अफसोस के साथ बोले, कोठी नहीं, अब तो उसे मकान ही कहिए। फिर मरी आवाज में कहने लगा, अधूरा पड़ा है, सोचता हूँ इसी हालत में नीलाम कर दूं। रंगनाथ भीतर ही भीतर खौल रहा था। मंदिर में गालियां सुनने के बाद उसका मन किसी से लड़ने को उतावला था। उसने कहा, इतनी इतनी रिश्वत लेकर भी आपकी कोठी नहीं बन पाई? सिंह साहब इस बात से नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने रुपन बाबू से पूछा, ये कौन है? रुपन बाबू ने बताया कि हमारे दादा हैं, फूफा के लड़के। इनकी बात का बुरा ना मानना चाहिए, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी कभी उल्टी बातें करने लगते हैं। उन्होंने थोड़ा सा अश्योर किया, बोला, कोई बात नहीं, जैसे भी हो घर के आदमी हैं। रंगनाथ ने होठ दबाए और एक लंबी सांस खींची। सिंह साहब ने उन्हें समझाना शुरू किया, वे दिन लेट गए भैया, कोठी वाला जमाना गया, घूस से अब कोठी नहीं बनती, घर पर छप्पर बना रहे यही बहुत है। देख नहीं रहे हो रेट की क्या हालत है? मतलब ये जो चालान की कीमत है और दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। 10-10 चालान लिखते लिखते हाथ घिस गए, और मिला क्या? कुछ नहीं। मोटा आदमी लौट गया, आकर उसने 25 रुपए के नोट सिंह साहब के हाथ में रख दिए। नोट 1-1 रुपए के थे। अपनी बात रोककर उन्होंने नोटों को 2 बार कायदे से गिना। एक नोट कुछ ज्यादा गंदा हुआ था, उसे बदलवाया, फिर कमीज के अंदर बनियान वाली जेब में उसे रख दिया। रंगनाथ उसका मुंह देख रहे थे, बोले, हालत देख ली जमाने की, पहले पता लग जाता कि घूस लेने वाले हाकिम है तो 1000 आदमी घेर लेते थे और एहसान ऊपर से मानते थे। अब देखो कोई पास आता भी नहीं, कोई आया भी तो जैसे रुपन बाबू हैं, वैसा ही कोई आदमी साथ लेकर आता है और मामला जो है और भी बिगाड़ देता है। मतलब जो पैसा 10 रुपए की बात हो रही थी, यहाँ 2.5 रुपए में काम खत्म हो गई, रुपन बाबू के होने की वजह से। रूपन बाबू को समझाते हुए उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ था दीनानाथ तहसीलदार के साथ जानते हैं? कभी वैद्य जी से पूछिएगा, 4 महीना यही शिवपालगंज में आकर बैठे रहे,
किसी ने 1 रुपए का भी चालान नहीं दिया। और एक दिन कोर्ट में ही गर्म हो गए, 2-4 वकील सामने खड़े थे। मतलब कि ये जो दीनानाथ तहसीलदार थे, वो चालान न काटने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि इन जैसे लोगों को घूस खाने की आदत हो जाती है। तो एक दिन वकील के सामने ही गर्म हो गए, बोलते हैं यहाँ के लोग तो एक कौड़ी तक नहीं देते, मैं घूस लेता हूँ, कोई धोखे में न रहे, मैंने एक कौड़ी नहीं दी। तो इस बार भी लोग समझते थे कि ये मजाक कर रहे हैं। उनका मुंह ही ऐसा था कि बेचारे ईमानदार दिखते थे, किसी को इत्मीनान ही ना हो कि ये घूस चाहते हैं। बाद में जब बड़े बड़े आदमी बीच में आए, खुद बातचीत ने 4-6 जगह कहा, तब कहीं लोग सिफारिश से छोड़कर उनके पास नोट लेकर आने लगे। बाद में किसी किसी से उन्होंने कहलवाना शुरू किया कि मैं भी ऐसे फ्री में कोई काम नहीं करता, मुझे घूस चाहिए। तब लोग धीरे धीरे नोट लेकर आने लगे। अब बताइए रूपन बाबू, कितना मुश्किल है पैसा इकट्ठा करना। इस पैसे से तो नमक रोटी भी चल जाए, यही बहुत है, कोठी तो क्या बनेगी। घूस लेना भी बड़ी जलालत का काम है, उसमें कुछ बचा नहीं है, लेने वाले और ना लेने वाले अब समझ लो बराबर ही है, सबकी हालत खराब है। मतलब कि ये गलत काम ही है, घूस देने वाला भी खराब गलत होता है, लेने वाला। तब तक किसी ने कहा चल गई, मतलब जिसका मतलब था मेले में कहीं लाठी चल गई थी, मारपीट हो। क्या मामला कहते हुए लोग दुकानों पर झपटने लगे। आज एक आदमी ने ऐसा दिखाया जैसे सारा मामला बर्फियों के थाल में ही कहीं छिपा हो। उसने वहां से एक मुट्ठी बर्फी झपक कर उठा ली, आवाज लगाई, क्या मामला है। कुछ देर तक मामले की छानबीन मतलब इंस्पेक्शन होता रहा, कहाँ से क्या हुआ। तब तक पता चला कि मामला लड्डू का है, कोई कह रहा है बताशे का है। अच्छा खासा गोलमाल मचा हुआ था, मतलब किसी को भी मैटर अभी तक पता नहीं चला। अचानक 2-3 सिपाही हाथों में बेट मतलब स्टिक लिए हुए आ गए। वो अभी लाठी चलाना मतलब स्टिक चलाना शुरू ही करते, तब तक ही लगा कि मैटर ठंडा हो चुका है। फिर कुछ इधर उधर हो गई थी। जिस दुकान पर घटना हुई थी उसका मालिक पीठ पर पड़े हुए बेत की चोट से हलाता सिसक, मतलब पुलिस ने उसके पीठ पर एक डंडा मार दिया था। एक तरफ छोटे पहलवान जोगनाथ और सनीचर खड़े थे, रूपन भी और रंगनाथ भी उनके सामने आकर खड़े हो गए। स्टेज तैयार हो गया। एक सिपाही ने पूछा, बोल बे क्या हुआ। पीठ को इस तरह सहला रहा है जैसे किसी ने एटम बम दाग दिया हो। दुकानदार ने सिसकना बंद किया, मतलब रोना, जनता को संबोधित करते हुए बोला, जो हुआ सो हुआ, अब हमें कुछ नहीं कहना है। छोटे पहलवान अपने जगह खड़े खड़े हाथ की कोहनी को मलमल कर धूल की बत्तियां निकाल रहे थे। मतलब ये जो क्या बोलते हैं, हम्म, हाँ ये मतलब हाथ के पास जो उस पर धूल चढ़ी हुई थी, क्योंकि वहां जैसा हम लोग देखते थे ना कि मिठाई के ऊपर भी धूल उड़ रहे थे, तो इन लोगों के ऊपर धूल पड़ी हुई थी, इन सबको वो झाड़ रहा था। रूपन बाबू मैदान में आ गए, मत्थे पर गिरी हुई जुल्फ को हटाकर बोले, कह रहे सिपाहियों पर अपने पढ़े लिखे होने का रोब डाला, कहा ये पहलवान हमारे साथ है इसीलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, जरा भी अगर टेढ़े मेढ़े चले तो कॉलेज का 700 स्टूडेंट कल ही मैदान में आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, रूपन बाबू कॉलेज के यूनियन के लीडर थे। एक सिपाही बोला, आप कभी कुछ मत बोली भाई साहब, हम आपको पहचान रहे हैं, जो होगा ठीक ही होगा। इसके बाद वो दुकानदार की ओर घूमकर बोला, तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है। दुकानदार शॉक था, उसका हाथ पीठ से अपने आप ही हट बोला, बयान बयान मैं न दूंगा सरकार, बयान तो तभी होगा जब हमारा वकील मौजूद होगा। सिपाही ने धमकाया, अबे तेरा बयान लिख कौन रहा है, मैं तो पूछता हूँ हुआ क्या ये बता। उसने बोला कि अरे हुआ यह कि धर्मावतार के वे पहलवान पीछे पहले आकर पीछे मोड़े पर बैठ गए। उन्होंने 2 पत्ते पालक के खाए, फिर 2 पत्ते कचालू, कचालू का दूसरा पत्ता खा रहे थे कि तभी इधर वाले 2 गंजे आ गए। उसने सनीचर और जोगनाथ को टेढ़ी निगाह से देखकर कहा, इन लोगों ने आधा पाव बर्फी मांगी है, इन्हें बर्फी दे दीजिए। सिपाही ने छोटे पहलवान को देखकर कहा, यह सब ठीक है छोटे पहलवान, लेकिन जैसे गाली दे रहे हो बोले हो ठीक है,
अब जब दोनों बर्फी खाकर चलने लगे तो दुकानदार कहता है कि मैंने कहा इकट्ठे नहीं हुई, और ये बोल रहे थे अठन्नी हमने तो दे दी है। कितनी बार लोगे? यहाँ एक साथ हम 100 ग्राहकों को खिलाते हैं, क्या मजाल कहीं धोखा हो जाए। मैं बार बार अठन्नी मतलब कि 50 पैसा मांगते रहा और ये कहते रहे हमने दे दी। हमने जब थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के मांगा तो ये गाली देने लगे। उसकी बात काट कर सनीचर ने कहा, जितनी बात सच्ची है वही बोलो लाला। चिरंजी मल, तुम कहते हो हमने अठन्नी की बर्फी खाई, तुम तो हम कहते हैं कि हमने खाई। तुम कहते हो हमने अठन्नी नहीं दी, तो हम कहते हैं हमने दी। रघुनाथ ने कहा, तो इसमें झगड़ा किस बात का, अगर नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। सनीचर ने कहा, भैया की बात, इस तरह दो दो बार पैसा देने लगे तो 4 दिन में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। दुकानदार बोला, असली झगड़ा अठन्नी का नहीं, उधर पहलवान की ओर से। ये गंजे अब अठन्नी के लिए झाए झाए कर रहे थे, मतलब उसी अठन्नी के लिए झगड़ा हो रहा था। फिर वो बोला कि देखो भाई, इस लड़ाई के चक्कर में हमारा वो पैसा भूल मत जाना। तो अब देने को तो इन्होंने एक छदाम भी नहीं दिया और कह रहे हैं हमारा रुपया ना भूलना। क्या जमाना आ गया। मतलब उसका कहना था कि तुमने पैसे दिए ही नहीं तो मैं भूलूंगा कहाँ से। पहलवान इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। सिपाही ने कहा, क्या कहते हो पहलवान? छोटे बोले, हमें क्या कहना है, मेरी अठन्नी वापस मिल जाए, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। बड़ी देर तक बहस चली। भीड़ में भी कई तरह की बातें होती रही, जिसका तात्पर्य था कि ऐसा झगड़ा इस मेले में हर साल होता है। झगड़ा करने वाले बस यही गंजे हैं, बड़े लुच्चे हैं, पर इनके मुंह कौन लगे। और सर पूछो तो हर एक गांव का यही हाल है। पर यह नहीं तय हो रहा था कि किसको कितना देना है। आखिर में एक सिपाही ने सीधा रास्ता बताया कि सीधा रास्ता तो यह है कि दोनों तरफ से छूट बोल दी जाए। पहलवान ने रुपया दिया हो तो रोजगारी छोड़ दे, दुकानदार ने दाम न पाए हो तो दाम छोड़ दे। इस पर दोनों पक्षों को बड़ा असंतोष हुआ, पर बड़े शोरगुल के बाद यह फैसला दोनों पक्षों ने मान लिया। इसके बाद इधर जिधर देसी शराब की दुकान थी, उधर भी इसी तरह का कोई झगड़ा होने लगा, और सभी सिपाही उस तरफ चले गए और सारा क्राउड भी उधर ही चले गए। अचानक रंगनाथ ने कड़ी आवाज में कहा, मुझे क्या पता था मेरा लुटेरों का साथ है, कैसे कैसे लोग हैं। रुपन बाबू ने आराम से आश्चर्य से देखा, बोला, कौन लोग? ये दुकानदार? ये पैदाइशी लुटेरे हैं। रंगनाथ का चेहरा तमतमा उठा। वह दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर देते हुए कहा, 3 आदमियों की मिठाई चाट की कीमत इससे काट लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। रुपन ने मुंह बनाया, जिसका मतलब था कि सारी बेवकूफी आज ही दिखा डालने पर तुले हुए। मतलब गांव के लोगों का होता है कि पैसा ना देना, ये सब करना, ये सब ज्यादा अ, तारीफ के काबिल है। और उनके हिसाब से जो शहर वाले ये पैसे दे देते हैं, मैटर खत्म करना चाहते हैं, ये बेवकूफी है। छोटे पहलवान ने धीरे से, इन्हें भी अपना हौसला निकाल लेने दो, पढ़े लिखे आदमी हैं, एमए पास हैं, इनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। कहकर वह दूसरी ओर देखने लगा, जैसे उसकी पूरी घटना से कोई संबंध ही ना हो। और कुल मिलाकर बात ये थी कि उन लोगों को लग रहा था कि एमए पास आदमी बेवकूफी पर उतर आया। रूपन ने उसे टोका, कहा, फैसला हो गया रंगना दादा, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जो करना था पुलिस के सामने करते, तब कोई बात भी थी। रघुनाथ ने अपना नोट दुकानदार के सामने फेंक दिया, इन बातों को अनसुना करके। उसने दुकानदार से कहा, जल्दी करो, मेरे पैसे वापस करो, जो कर जितना बाकी है। लोग फिर इकट्ठे होने लगे थे। दुकानदार ने चारों ओर उछलती सी निगाह डाली, फिर उसे नोट वापस करते हुए कहा, तुम बाहरी आदमी हो बाबूजी, हमको तो यहीं रहना है। एक गुट मतलब एक ग्रुप का 3 ग्रुप बन गया। जगन्नाथ शराब की दुकान की तरफ चला गया। सनीचर छोटे पहलवान मेले के दूसरी ओर, जहां जान पहचान के 2-4 लोग भांग छान रहे थे। रंगनाथ और रुपन बाबू साथ साथ लौटे। रंगनाथ कुछ गंभीर हो गया था, थक भी गया था। एक कुएं की जगह पर वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। रुपन बाबू वहीं से खड़े खड़े कुछ दूर पर होने वाली तीतर की लड़ाई देख रहे थे, मतलब कुछ चिड़िया लड़ रहे थे। कुएं से कुछ दूर पर एक टूटी हुई इमारत थी, मतलब बिल्डिंग थी। वहां खंभे के पास एक लड़की बैठी थी। लड़की यंग थी, चटकीली मतलब कि ब्राइट कलर की साड़ी पहने हुई थी, नाक में नोजपिन था। रंगनाथ उधर ही देखने लगा, क्योंकि उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था जो लड़ाई हो रही थी।
गंदे लुंगी और चमकीदार नकली सिल्क की साफ कमीज पहने एक आदमी वहीं बीड़ी फूक रहा था। एक कान पर चूने की गोली, बालों से तेल, इतना तेल लगा लिया था कि तेल ऐसे ही अलग से गिर रहा। धीरे धीरे वो लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वो थोड़ी दूर पर बैठ गया। उसने कुछ कहा, जिस पर लड़की ने स्माइल किया। रंगनाथ को अच्छा लगा। उसने चाहा "अ, हाँ।" और जो आदमी उसके बगल में बैठा हुआ था, वो उसने फिर से दूसरी बीड़ी जला ली थी। रंगनाथ के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। धोती कुर्ता और टोपी पहने हुआ था। मतलब गांव के हिसाब से वो आदमी थोड़ा ठीक ही दिख रहा था। रंगनाथ ने उसकी ओर थोड़ी सी नजर डाली, फिर सामने की ओर देखने लगा। उस आदमी ने धीरे से पूछा, आप यहीं के रहने वाले हैं? रंगनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। वो आदमी इत्मीनान से रंगनाथ के पास बैठ गया। बोला, ये देहाती लोग कुछ समझते तो है नहीं। सनीमा का ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। रंगनाथ इंटरेस्ट लेकर उसकी बात सुन रहा था, पर कुछ समझ नहीं पाया। वह कहता गया, वैसे इनसे टिल्लाना सुनिए, दादरा सुनिए, चाहे ठुमरी सुनिए, अपनी जान निकाल कर रख देती है। मतलब वो आदमी उस लड़की के बारे में बता रहा था कि ये गाती बहुत अच्छा है, और अभी रोहपुर गांव गई थी, अब बैजे गांव जा रही है। शहर में रंगनाथ ने इसी तरह रविशंकर के बारे में एक संगीत सभा में सुना था। अनाउंसर कह रहा था, एडिनबरा से अभी अभी लौटे हैं, अब की जाड़ों में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। एडिनबर्ग से, मतलब कि लंदन से लौटे हैं और न्यूयॉर्क जा रहे हैं, मतलब यूएस। उसने सिर हिलाकर बात का समर्थन किया और उसे बात का सिर पैर मिलने लगा। मतलब अब धीरे धीरे वो बात समझने लगा। वो आदमी कुछ रुक कर कहने लगा, राह चलतों की बिंदिया नहीं है इनकी, बैठक में आइए, बैठकर सुनिए, तब पता चलेगा क्या हस्ती है क्या नहीं। मतलब कभी आइए बैठक में, जहाँ ये मीटिंग होती है, वहां आप सुनिएगा कि कैसा गाती है। रंगनाथ की निगाह सामने थी और वो आदमी उस लड़की के पास बिल्कुल आकर बैठ गया था। दोनों बात करते थे, मुस्कुराते, रह रहकर रंगनाथ को देख रहे थे। उसके पास बैठे हुए उस धोती कुर्ता टोपी वाले आदमी को देखकर दूर से ऐसा लगता होगा जैसे दो गंभीर आदमी काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर बात कर रहे। रंगनाथ उठ खड़ा हुआ। वो आदमी भी खड़ा होकर बोला, मैंने खुद इसके ऊपर 10 साल जान लड़ाई है, मोर जैसा गला पाया है। मतलब वो लड़की बहुत अच्छा गाती थी, उसी के बारे में बस बोल रहा था। रंगनाथ ने रूपन बाबे की ओर देखा। वे तीतर की लड़ाई को देख रहे थे। उसने पुकारा, रूपन। वो आदमी फिर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अपने ही धर्म की लड़की है, मतलब हिंदू है, बड़ी सीधी है। फिर मुंह लटकाकर गौरव के साथ कहने लगा, सिर्फ गाती भर है, गुनी जनों के बीच रही है, पेशा नहीं करती। मतलब कोई ये उसका कोई पेशा नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ही लोगों के बीच रही है किसने इतना अच्छा गाना सीख लिया। रंगनाथ ने उस आदमी से कहा, बहुत अच्छी बात है। गाने वाले लोग पेशा करते हैं तो गाना बिगड़ जाता है। गाना भी एक साधना है, एक पूजा है। वह आदमी बोला, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या समझाना, कभी बैठक में आइए। रुपन बाबू को देखकर वो रुक गया। वे अचानक ही पीछे से आ गए थे। कड़क कर बोले, जरूर आएंगे बैठक में, पर बात किससे कर रहे हो? अपने बाप को तो पहचान कर चलो। मतलब जो आदमी रंगनाथ से बात कर रहा था उसको रुपन बाबू पहचानते थे, तो उन्होंने थोड़े से कड़े होकर के बात की। उस आदमी ने हाथ जोड़ दिया और मुस्कुरा करके कहा उसने, अरे बाप तो रुपया है मालिक। रंगनाथ मुस्कुराया। वे काफी देर चुप रहे, चुपचाप चलते रहे। अंत में रुपन बाबू बोले, क्या कह रहा था? उसने अभी पेशा शुरू किया कि नहीं? रंगनाथ चुप रहा। उसने बोला, चारों तरफ जालसाजी है। रूपन बाबू एक बुजुर्ग की तरह कहते रहे, बरसों से नाक में छल्ला लटकाए घूम रही है और वो उसके ठुमरी दादा का नगारा पीटता है। भैंस जैसी आवाज है, बड़ी उस्ताद बनती है। इलाके की सबसे सरियल कुतुबिया है, कोई उसे कौड़ी को भी, मतलब कोई भी उसे भाव नहीं देता। वो आदमी जो है बस उसकी ऐसे ही तारीफ करता घूमता रहता है। ये पेशा है। रंगनाथ थका हुआ सा चल रहा था। रूपन बाबू कह रहे थे, मैं ना जाता ना तो वह चुप थोड़े ही होता, तुमको अभी तक फांस लिया, मतलब फंसा लिया होता अपनी बातों में। वे अपने धुन में बोलते जा रहे थे। अचानक रंगनाथ ने पूछा, रूपन, तुमने बेला को प्रेम पत्र क्यों लिखा था? अब बात आती है वहां गया दिन की बेटी के बारे में। इस बात से रूपन बाबू का जवान लड़खड़ा गया। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, इतने तुम शहर में रहो ये भी नहीं जानते हो क्यों लिखते हैं? रंगनाथ को इसका जवाब नहीं मिला, सिर्फ इतना कहा, मामा बहुत नाराज हो रहे थे।
रूपन बाबू तनकर खड़े हो गए, ऐंठकर बोले, पिताजी क्या खाक नाराज होंगे? उनसे कहो मुझसे सीधी बात तो कर लें। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल में दूसरी की। साल भर भी अकेले नहीं रहे। यह तो किया कैसे से, और बेकायदे कितना किया, सुनोगे वो भी? रघुनाथ बोला, मुझे नहीं सुनना रूपन, तुम रहने भी। ये था टिल पार्ट 15।